नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लर्नर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे परीक्षा की घड़ियां नज़दीक आ रही हैं, आपकी पढ़ाई भी है वो ज़ोर शोर से चल रही होगी और आप स्कूल में भी जा रहे हैं और घर पर रहकर भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखकर आपकी पढ़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 के पार्ट 2 में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे बहुत ही सरल तरीके से। यह चैप्टर बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड रहता है, तो दोस्तों मैंने इसे आसान बनाने की कोशिश की है और आप इसे पढ़कर और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन हो सबसे पहले मिले और आप इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिए और आप नोट्स भी बनाते चलिए। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार नोट्स आपको मिलेंगे। देखिए, हम यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन है वो 5 प्रकार से पढ़ेंगे। ऑक्सीजन से संयोग एवं वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन से संयोग एवं वियोजन के आधार पर, विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। दोस्तों, यहाँ पे संयोग और वियोजन का अर्थ है, यानी संयोग का मतलब है जुड़ना और वियोजन का मतलब है हटना या अलग होना। तो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन के संयोग वियोजन, फिर हाइड्रोजन के संयोग वियोजन, विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोजन और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन से संयोग एवं वियोजन के आधार पर। तो दोस्तों देखिए, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे 2Mg + O2 = 2MgO एक अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। एक उदाहरण और लेते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन S + O2 SO2 का निर्माण होता है, यानी सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप इसे कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बहुत ही आसान है ये ट्रिक। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, यानी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन वापस निकल जाती है तो इसे हम अपचयन कहेंगे। पहले जुड़ने के आधार पर देख रहे थे, अब अपचयन निकलने के आधार पर देख रहे हैं, यानी वियोजन के आधार पर हम देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें से मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन अलग हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो रही है, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको ये बातें। तो देखिए, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन से संयोग एवं वियोजन के आधार पर हम ये अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो देखना, हाइड्रोजन से संयोग एवं वियोजन के आधार पर वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है ऑक्सीकरण कहलाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का निकलना, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन है, जब इन दोनों की क्रिया होती है तो जल का निर्माण होता है और सल्फर यहाँ से अलग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सल्फर में ऑक्सीकृत हो रही है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन है वो निकल रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन से संयोग में वियोजन की बात कर रहे हैं हम, तो संयोग हो रहा है या निकल रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में जुड़ रहा है और जुड़कर जल का निर्माण करता है और सल्फर को अलग कर देता है। तो यहाँ पे सल्फर क्या हो गई, ऑक्सीकृत हो गई।
अब देखिए आगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन गैस के साथ क्लोरीन गैस का जुड़ना, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन का HCl में अपचयन हो रहा है, यानी इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। देखिए दोस्तों आगे, विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। तो देखना पहली अभिक्रियाएं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण कहलाती हैं। कोई भी विद्युत धनी तत्व जब किसी अभिक्रिया में से निकलता है यानी निष्कासन होता है तो उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड है और क्लोरीन है, जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे KCl पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और आयोडीन है वो अलग हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर है वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में विद्युत धनी तत्व या धन विद्युती तत्व का योग होता है अपचयन कहलाती हैं। ऊपर वाली अभिक्रिया में निष्कासन हो रहा था, नीचे वाले में संयोग हो रहा है। तो देखिए क्लोरीन है उसमें मैग्नीशियम की वृद्धि हो रही है, मैग्नीशियम धन विद्युती तत्व है, और ऊपर वाले में आयोडीन है वो धन विद्युती तत्व है जिसको निकल जाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यानी Cl2 का Mg के साथ जुड़कर MgCl2 में बदलना अपचयन कहलाता है। देखिए दोस्तों, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऋण विद्युती तत्व से संयोग करता है ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम प्लस Cl2, तो MgCl2 का निर्माण हो रहा है तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, यानी ऋण विद्युती तत्व क्लोरीन की यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो ये ऑक्सीकरण कहलाती है। अब हम आगे बात करेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व निकलता है अपचयन कहलाती हैं। जैसे FeCl3 है, हाइड्रोजन है, जब इनका संयोग होता है तो FeCl2 प्लस HCl, यानी यहाँ पे एक क्लोरीन की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है, यानी ऋण विद्युती तत्व की कमी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है ऑक्सीकरण कहलाती हैं। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। Fe+2 है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe3+ में ऑक्सीकृत हो जाता है, और Cl ऋणात्मक है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर Cl2 आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर हमने यह अभिक्रियाएं देखी जिसमें ऑक्सीकरण होता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन कहलाती हैं। तो उन अभिक्रियाओं की तरह ही इनमें अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, उनमें निकाला जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन में बदल जाता है, यह अपचयन कहलाता है। यहाँ पे MnO4- है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके MnO4-2 में बदल जाता है, यह भी अपचयन है। और Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mg में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन सभी पदार्थों का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि
कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ में होता है वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण कहलाती हैं। वही पहले वाली बातें हैं, लेकिन बस हमने तरीका थोड़ा चेंज किया है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाती हैं। और नीचे वाले में देखें, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है अपचयन कहलाती हैं। तो यहाँ पे अभिक्रिया में आप देख सकते हैं जो अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पे, ये वाली आप इसमें देखें Na प्लस Cl। तो यहाँ पे Na धन प्लस Cl ऋणायन, यानी Na का Na प्लस में हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। और देख रहे हैं आपकी Cl है वो एक ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण कर रहा है, तो इसका यहाँ पे हो रहा है अपचयन। और नीचे वाले में देखें यहाँ पे कि Na है और Cl है, इन पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन Na जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इस तरह से भी हम दर्शा सकते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, Cl2 है वो Cl माइनस में हो रहा है, तो इसका है वो अपचयन हो रहा है। अब दोस्तों देखेंगे हम उत्प्रेरक के बारे में। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक यहाँ पे निम्न प्रकार से आप देख रहे हैं, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव उत्प्रेरक। सर्वप्रथम हम उत्प्रेरक के बारे में देखते हैं। तो देखिए कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, या तो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभिक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं हम। पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, इसको जब गर्म किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो MnO2 है वो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है। यह यहाँ पे ऑक्सीजन बनने की जो दर है उसको बढ़ा देता है। अब देखेंगे हम, जैसे वनस्पति तेल है, जब उसका हाइड्रोजन के साथ संयोग कराया जाता है तो यहाँ पे वनस्पति घी का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं जो निकल है तीर के निशान के ऊपर, ये उत्प्रेरक का काम करेगा, यानी ये वनस्पति तेल से घी बनाने की प्रक्रिया को है वो बढ़ा देता है, तेज कर देता है। अब हम पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरक। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हों तो उत्प्रेरक है वो समांगी कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, ये मेथिल एसीटेट है, ये देख सकते हैं आप एथिल एसीटेट है, गलती से यहाँ पे आप पे को ये मेथिल एसीटेट लिखा गया है, इसको आपने एथिल एसीटेट पढ़ें, एथिल एसीटेट। तो जब एथिल एसीटेट की क्रिया जल से करवाई जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसिटिक अम्ल बनता है और मेथिल एल्कोहल बनता है। यहाँ पे सभी की जो अवस्था है वो द्रव है, यहाँ भी द्रव है, यहाँ भी द्रव है, और द्रव यानी ये दोनों हैं अभिकारक, ये दोनों हैं उत्पाद, और ये है यहाँ पे उत्प्रेरक। तो इन सभी की भौतिक अवस्थाएं हैं, ये भौतिक अवस्थाएं सभी एक ही हैं, एक समान हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसलिए
कहते हैं कि ये उत्प्रेरक है वो समांगी है, यहाँ पे पदार्थ की सभी अवस्थाएं समान होती हैं। अब आगे वाले की हम बात करें विषमांगी, ये उसका उल्टा होगा, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो तो उससे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वनस्पति तेल द्रवावस्था में है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में है, और जो उत्प्रेरक है यहाँ पे वो निकल ठोस अवस्था में है, और वनस्पति घी भी है वो ठोस अवस्था में बनेगा। तो यहाँ पे तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इस प्रकार के जो उत्प्रेरक हैं वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट है, मैंगनीज डाइऑक्साइड KCl+3O2, KCl+3O2 में तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को ये बढ़ा देते हैं, फास्ट हो जाती है अभिक्रिया, इसलिए इसको धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। और एक और देख सकते हैं आप 2SO2+O2, यानी ये NO है, उत्प्रेरक का काम करेगा यहाँ पे, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में ये क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। तो यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में आपने जाना। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने या घटाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ग्लिसरॉल जब इसमें मिला दिया जाता है तो यहाँ पे इसके अपघटन की दर है वो कम हो जाती है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की दर है वो कम हो जाती है। दूसरा है ये एसिटिलीन है CHCl3, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि करवा रहे हैं, और साथ में उत्प्रेरक के रूप में हमने C2H5OH जब उत्प्रेरक के रूप में मिला दिया जाता है तो यहाँ पे अभिक्रिया की जो गति है वो कम हो जाती है, अतः हम इन्हें क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। अब है स्वतः उत्प्रेरक, जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वह उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे यहाँ पे एथिल एसीटेट देख रहे हैं आप, एथिल एसीटेट की जब जल से क्रिया करवाई जाती है और इसमें एसिटिक अम्ल बनता है और साथ में एथेनॉल बनता है, तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर स्वतः उत्प्रेरक का काम करेगा, इसलिए ये स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे जैव उत्प्रेरक के बारे में। जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैसे एंजाइम। जैसे माल्टोज जो शर्करा होती है उसे माल्टेज एंजाइम है वो ग्लूकोज में बदल देता है। ये जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जैसे यूरिया है, यूरिया को यूरिएज एंजाइम है वो अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जैव उत्प्रेरक हैं, यानी जीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, जो पाठ का शुरू का बिंदु है। देखिए परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक है भौतिक और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए परिवर्तन में हम देखेंगे कि समय के साथ पदार्थ के गुणों में बदलाव होना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में बदलना, मौसम में परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार का है, देख रहे हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो ये परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन के बाद में हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है, पानी का बर्फ तथा वाष्प में बदलना, कपूर का उड़ जाना, नौशाधर का ऊर्ध्वपातन होना आदि, तो ये भौतिक परिवर्तन में आते हैं। उदाहरण है जैसे जल है, जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ में बदल जाएगा।
और गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा। आप देख सकते हैं वाष्प में बदल जाता है। अब हम भौतिक परिवर्तन के गुण पढ़ेंगे कि क्या क्या गुण ये पदार्थ दिखाते हैं। तो पदार्थ के केवल भौतिक गुणों, अवस्था, रंग, गंध आदि में ही परिवर्तन होता है। दूसरे वाले हैं परिवर्तन का कारण हटने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। और तीसरा यह परिवर्तन अस्थायी होता है। और अंतिम देखना इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। देख रहे हैं आप बर्फ है, बर्फ से पानी बन जाएगा, पानी से भाप बन जाएगी, पानी से वाष्प बन जाएगी, वाष्प को वापस ठंडा करेंगे तो पानी हो जाएगा और पानी को वापस ठंडा करेंगे तो बर्फ हो जाएगी। यानी ये तीनों अवस्थाएं आपस में एक दूसरे में बदलती रहती हैं। यहाँ पे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। देखना वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन हो जाता है, यानी बिल्कुल एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना। तो दही से दूध वापस नहीं बन सकता और जंग लगे लोहे से नया लोहा वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो अपने मूल पदार्थ से गुणों में बिल्कुल अलग होता है। एक उदाहरण देखिए, पदार्थ के जलने पर राख का बनना, ये भी क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। या राख से वापस लकड़ी या कोयला प्राप्त नहीं हो सकता। और इनके हम गुण देखेंगे तो इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है और इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। तो आज का ये चैप्टर कैसा लगा आपको, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।